What's up everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हम लोग पढ़ना। गाइस आज का जो टॉपिक रहेगा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रहेगा। ठीक है, बेसिकली हमारा फोकस रिस्क वाले टॉपिक पर रहेगा। ठीक है, मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। ये जो टॉपिक है हमारे एग्जाम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पढ़ने के पॉइंट से इसको तुम्हें बहुत ज्यादा सेंटी होके नहीं पढ़ना, और थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल आता है पेपर में, थ्योरेटिकल। ठीक है, हाँ, जब आप मान लो मास्टर्स में जाओगे वहां पे बहुत सारा है, तो तब के तब देखेंगे। अभी हम अपने बेसिक लेवल तक रहते हैं। ले देके दो चार फॉर्मूले सीखने हैं आपको। ठीक है, एक दो डायग्राम्स की बात करनी है, राइट। उसके बाद में आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझना है। ठीक है, अब ऐसे समझिएगा चीजों को। टॉपिक है रिस्क। शुरुआत हम रिस्क से करते हैं। ठीक है, अनसर्टेनिटी से नहीं करते। रिस्क बेसिकली अनसर्टेनिटी होता है क्या है? अनसर्टेनिटी होता है कि भाई कुछ भी हो सकता है, और जब वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी में जो गलत हो सकता है और उसका इंश्योरेंस हो जाना चाहिए। भाई एक बात बताओ, रिस्क तो एक चीज हो गई, मैं कुछ स्टेप ले रहा हूं तो मैं उसमें नुकसान भी हो सकता है, फायदे भी हो सकता है। एक अनसर्टेनिटी होती है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, या मैंने रिस्क लिया भी नहीं था, पर अनसर्टेनिटी हो गई। मैंने सोचा भी नहीं था, मैंने रिस्क लिया भी नहीं था। कभी कभी हम लोग रिस्क नहीं लेते, बट अनसर्टेनिटी हो जाती है। ठीक है, अनसर्टेनिटी आराम से आ जाती है, तो उसमें फिर इंश्योरेंस इन्वॉल्व होता है, राइट। इंश्योरेंस इन्वॉल्व होता है ऑटोमेटिकली। तो वो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप है। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो रिस्क से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो रिस्क वाले टॉपिक को पढ़ने के लिए ध्यान रखना, सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज रिस्क। तो ध्यान रखना, रिस्क इज द स्टेट ऑफ नेचर, फायदा और नुकसान। ठीक है, इट्स द स्टेट ऑफ नेचर, बस उतना सही होता है। अगर मैं जैसे एग्जांपल आपसे बात करूं डायग्राम की, ठीक है, और मेरे पास एक्सिस पे ना दो ऑप्शन होंगे, राइट। दो ऑप्शन होंगे, कुछ भी मान लो, कुछ भी आप ऑप्शन मान लो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और ये ऑप्शन 1। मैं कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ तो फिर आप उस नाम के पीछे पड़ जाओगे, ये है ना। तो मैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 रख देता हूँ। यहाँ पे दो लाइन बनेंगी, एक ही लाइन बनी और एक ही लाइन बनी। ठीक है, चीजों को समझना एक एक करके। हाँ, ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, जैसे डाइवर्सिफिकेशन वाले ऑप्शन होते हैं, राइट। देखो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन। कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन बंडल, सॉरी लाइन नहीं बंडल, मतलब लाइन तो है ये, लेकिन इसमें बंडल्स आएंगे। ठीक है, बंडल लाइन है, इसमें बंडल्स आएंगे, राइट। एंड ये लाइन होती है आपकी गारंटेड कंजम्पशन लाइन। गारंटेड कंजम्पशन लाइन, ठीक है, गारंटेड कंजम्पशन लाइन। ध्यान रखना, जब मैं इस वाले पॉइंट पे हूं तो आई एम एट बेस्ट लेवल, क्योंकि गारंटेड आप खुद सोचो। मैंने एग्जांपल बोला कि भाई आप अगर ऑप्शन 1 में इतना लगा रहे हो तो मैं इतना, मतलब आपके ही गारंटी इतना अमाउंट रहेगा, इतना बेनिफिट्स रहेंगे या इतनी इन्वेस्टमेंट रहेगी, मतलब ये गारंटी रहेगी कि आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइंस हैं, यहाँ पे आपकी ऑप्शन है कि आप क्या क्या चीजों को ऑप्ट कर सकते हो। हाँ, और ये है कि हम क्या क्या चीजें ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे बेस्ट पॉइंट। ठीक है, हाँ, ये बेसिकली क्या कहते हैं, और हमने डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, दोनों जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या दोनों जगह कर रहे हैं, तो ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में ऑप्शन। तो अगर मैं ऑप्शन में इतना लगा रहा हूँ तो ऑप्शन 2 में गारंटीड इतना लगाना पड़ेगा, या ऑप्शन 1 में इतना बेनिफिट मिल रहा है, ऑप्शन 2 में इतना गारंटीड बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इट्स डाइवर्सिफिकेशन। ये कॉस्ट भी हो सकती है, बेनिफिट भी हो सकते हैं, राइट। हाँ,
ठीक जी, बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हो आप, ठीक है, बेस्ट पॉइंट हो जाएगा ये वाला, ठीक है, बेनिफिट मिल रहा है, सही कह रहे हो आप। सो पॉइंट क्या है कि दिस इज माई कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन। कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन का मतलब होता है कि मैं इस लाइन के किसी भी बंडल पर रहूंगा, मेरे को जो जो अमाउंट मिलेगा वो बेसिकली कांस्टेंट स्लोप के बेसिस पर होगा, उसकी जो बेनिफिट्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, राइट, कांस्टेंट होंगे व्हाटएवर। मतलब इस लाइन के मैं किसी भी पॉइंट पर आ जाऊं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब किसी भी लाइन पे आ जाऊं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस लाइन पे मैं कहीं पर भी आ जाऊं मुझे गारंटेड ये है मैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सेम रहेगा। तो अगर वो पॉइंट हो जाए तो क्या बुरा है ना, ये गारंटीड है, और ये कोई भी पॉइंट हो मुझे सेम बेनिफिट मिलेगा, ठीक है, सेम अमाउंट मिलेगा। तो अगर वो ये वाला पॉइंट हो जाता है ना, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बेस्ट पॉइंट, ठीक है। बेसिकली होता क्या है एक पॉइंट पे ना, इसमें क्यों बेस्ट बोल रहा हूं, बिकॉज एट दैट पॉइंट देयर इज नो रिस्क, देयर इज नो रिस्क, क्योंकि जब भी मैं बेस्ट पॉइंट बोलता हूं तो मैं रिस्क में नहीं होता, ठीक है, मैं रिस्क में नहीं होता, और रिस्क में नहीं होने का मतलब यानी मैं श्योर हूं। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, आप अप टू 10 तक की बात करते थे, अप टू 12 तक की बात करते थे, उस टाइम क्या होता था कि जो स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है वो ट्यूशन भी पढ़ाते थे, ऐसा बहुत एग्जांपल्स होते हैं। और फिर वो जानबूझ के नंबर कम देते थे तुमको टेस्ट में, और फिर वो इनडायरेक्टली बोलते थे, और जिनके ज्यादा नंबर आते थे तेरा नंबर क्यों आ गया, कहते जी मैं तो सर से पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, फिर हम इनडायरेक्टली वो हमें ट्रांसफर करते थे, ठीक है, हमें मतलब अपने पास कोचिंग के लिए बोलते थे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और जब आप उनको ज्वाइन कर ले करते थे तो डजंट मैटर आप कितने अच्छे हो कितने बुरे हो, आपके नंबर अपने आप अच्छे आने शुरू हो जाते थे। इसका मतलब अगर आप बेसिकली अपने इंटरनल के मार्क्स के बेसिस पर हो, और आप अगर उन्हीं टीचर से पढ़ रहे हो जिनके मार्क्स वाले हैं, ठीक है, तो यू आर एट अ बेस्ट पॉइंट, देयर इज नो रिस्क। या फिर कॉलेज के अंदर अगर आप उन लोगों से दोस्ती कर लेते हो जो कॉलेज के लेक्चरर्स हैं, ठीक है, मेल फीमेल कोई भी हो, वो हंस रहा है, ठीक है, दोस्ती कर लेते हो, एंड आपको पता है कि अटेंडेंस के मार्क्स उनके पास हैं, इंटरनल असेसमेंट के उनके पास मार्क्स हैं, एंड देन वो आप अगर उनके बहुत अच्छे सहयोगी होते हो देन फिर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देते हैं। ये प्रैक्टिकल बात है, यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे को पता होता है। अच्छा एक बात और बताओ मैं आपको, जैसे मैंने बोला कोचिंग पढ़ाना उन लोगों से जो स्कूल के टीचर पढ़ाते थे, यू आर एट अ पॉइंट वट एवर द पॉइंट, मतलब वट एवर फीस आपको सेम देनी है, आपको कोचिंग सेम किसी को ज्वाइन करनी है, ठीक है, तो उनकी क्यों ना कर लो, कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छा ये उनका कंसेप्ट है जी कि अगर मतलब मुझे तुम इतना बेनिफिट दोगे, तुम इतना बेनिफिट दूंगा, इतना मतलब ये गारंटेड है। हाँ वो ये डिफरेंट ऑप्शन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि तुम कुछ भी कर सकते हो, यू हैव बेसिकली ऑप्शन, डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शन है, आप कुछ भी कर सकते हो, जो उन्हीं की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे गारंटी आ रही है, ये गारंटी आपको स्कूल, मैंने क्यों बोलना स्कूल का एग्जांपल ले रहा हूँ, तुमको श्योरिटी है ना, तुम गारंटी मिल गई कि फेल तो नहीं होने दूंगा और अब बढ़िया नंबर दूंगा, तो गारंटी मिल गई, सो दिस इज द बेस्ट पॉइंट, तो एट दैट पॉइंट देयर इज नो रिस्क, ठीक है, एंड देन आराम से नंबर आया करेंगे। कॉलेजेस में तो ऐसा बहुत होता ही बहुत है, क्योंकि सब लोग यंग होते हैं, वो भी यंग होते हैं और बच्चे भी यंग होते हैं, बहुत चलता है, बहुत ज्यादा। उसको तुम इशारा जो कर रहे हो कि देखो हम गिटार के थ्रू इम्प्रेस करते हैं ठीक है ना, लेकिन अगर मैं इससे दूर जाता हूं ना, मैं इस पॉइंट पे तो ठीक है, पर मैं इससे अगर दूर जाता हूं जाने में, यहाँ पे वेरिएबिलिटी मिलेगी आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, वेरिएबिलिटी इज अ वेरी बैड थिंग, वेरी करना चीजों को, ठीक है, वेरिएबिलिटी मिलेगी आपको, ये आप कह सकते हो। अच्छा मैं ऐसे नहीं तो शायद ऐसा समझ जाओगे, मैं ये कह रहा हूं वेरिएबिलिटी, ठीक है, इसका मतलब होता है अच्छा जितना आप इधर जाओगे उतना वो इंक्रीज करेगी, इतनी बात तो आप समझ सकते हो, जितना आप अवे फ्रॉम दैट पॉइंट जाओगे उतना वेरिएबिलिटी इंक्रीज करेगी। अच्छा सेम बात इधर भी अप्लाई होगी, अगर जितना दूर जाओगे उतनी वेरिएबिलिटी इंक्रीज करेगी बेसिकली। सो दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट ऑफ रिस्क, यू जस्ट ट्राई कि भाई मैं
जो है नोड इस पर हो जाऊं तो आपकी कोशिश रहेगी कि आप हमेशा गारंटेड पॉइंट पर रहो। अच्छा, अभी मैं ओरल डिस्कशन कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा है, क्या बातें कर रहे हैं सर। थ्योरी बताऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। इफ यू हैव मल्टीपल बंडल्स, अगर आपके पास में मान लो मल्टीपल बंडल्स हैं, मान लो मैंने एक बंडल की बात करी इसकी, ठीक है, इस पे जैसे मैंने एग्जांपल मान रखा है 600, ये मैंने कुछ डिजिट ले रखे हैं, और एक बंडल है ये वाला, ठीक है, इस मान लो मैंने 500 ले रखा है। जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ गाइस, ये एक बंडल है ये वाला, इस पे कुछ भी एग्जांपल ले रखा है 650 और ये अराउंड 250 या व्हाटएवर, कुछ भी मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मेरे लिए जो बेस्ट पॉइंट रहेगा वो कौन सा बेस्ट पॉइंट रहेगा फ्रेंड्स? दिस इज द बेस्ट पॉइंट, राइट। टेक्निकली मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, दीज आर इक्वल थिंग्स टेक्निकली, बट नॉट ऑलवेज, इट डिपेंड्स ऑन द इक्वेशंस एंड द कोएफिशिएंट्स एंड द मैग्नीट्यूड्स, राइट। बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या होता है रिस्क? रिस्क का मतलब वी ऑलवेज ट्राई टू पुट आवर एक्सपेक्टेड कंजम्पशन पॉइंट ऑन द गारंटीड कंजम्पशन लाइन। मेरे एग्जांपल के पॉइंट से जो स्कूल के टीचर थे वो गारंटी वाले थे, मुझे कोचिंग पढ़ना जाना था, मेरे लिए एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन थी, ठीक है। कोचिंग तो मुझे जाना ही था, जाना कहीं पर भी जाता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पैसे मुझे हर जगह देने थे। सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन मुझे कहां मिल गया? स्कूल के टीचर के पास। सो क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी कि बड़ा फेल नहीं होने दूंगा, मार्क्स अच्छे दिलाऊंगा, ये वो दुनिया भर की बात है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को? सो इट्स अ बेसिक कंसेप्ट, राइट। एक छोटा थ्योरेटिकल कंसेप्ट लिख लेना, हेडिंग लिखना प्रेफरेंस, मतलब वो नॉर्मल लिख लो आप पहले। इफ वन कंजम्पशन बंडल, मैं टेक्निकली लिख पा रहा हूं जो मेरे काम की बात है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक और उसका वीडियो आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा एडवांस, ये मैंने एडवांस एग्जांपल डिस्कस करा, प्रॉब्लम होती तो उसको देख लेना, खत्म बातें। तो बेसिक्स हो जाएगा, फिर एडवांस देख लेना, ठीक है। चलिए आप लिखना, इफ वन कंजम्पशन बंडल guarantees more of every good, guarantees more of every good than a second bundle, more M-O-R-E, more of every good than a second bundle, comma, a consumer should prefer the first bundle to the second, and this is known as more is better principle, ठीक है। मतलब आपने ये लिखा, अगर एजेंट जो है, इफ वन कंजम्पशन बंडल गारंटीज मोर ऑफ एवरी गुड देन सेकंड बंडल। अब ऐसे समझिएगा, अब देखो ये वाला बंडल और ये वाला बंडल ए बी सी, अगर आप इसके बेसिस पे बात करो तो दिस इज योर बेसिकली रिसोर्स। मान लो अगर हमारी बजट लाइन है, अगर हमारी बजट लाइन है, आप इस चीज को ऐसे समझिएगा, अगर आप सही से समझ पा रहे हो मेरी बातों को, मैं आपको ना थोड़ा ठीक से समझने की कोशिश करता हूं आपकी भाषा में, ठीक है। देखो ऐसा होता है फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि हमारे पास ना एक बजट लाइन होती है, एक इंडिफरेंस कर्व होता है, तो ये हमारे पॉइंट आ जाता है जिसे हम ऑप्टिमम टेंजेंसी कंडीशन कहते हैं, यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन होता है। अगेन हमारी इनकम बढ़ जाती है, फिर एक आईपी और आ जाता है, फिर अगेन मुझे ऑप्टिमम पॉइंट मिलता है, ऐसा ही होता है। मतलब हर इनकम पे अगेन ऑप्टिमम पॉइंट नया, तो अमीर हो रहे तो और तुम्हें बढ़िया मिलेगा, फिर अगेन एक बजट लाइन बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है,
तो फिर एक ऑप्टिमम पॉइंट मिलता है। मेरी बात समझ में आई? तो हमें हमेशा ऑप्टिमम पॉइंट मिलता है, एंड समाउ अगर हम ऑप्टिमम पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो एक गारंटी मिलती है कि अगर आप लोग हमेशा टेंजेंसी पे रहते हो तो हमेशा खुश रहोगे, हमेशा बेटर ऑप्टिमम मिलेगा आपको। अगर आप हमेशा टेंजेंसी पे रहोगे तो हमेशा बेटर ऑप्शन मिलेगा आपको। ये बात तो सच है, क्लियर है? अच्छा, अब अगर मैं इस पूरे डायग्राम को इसमें कन्वर्ट कर दूं और इसमें सिर्फ एक लाइन बना दूं, बजट लाइन वाला, मतलब ट्रांसफॉर्म कर दूं अपनी बातों में, और सारे आईसी हटा दूं, आईसी और बजट लाइन हटा दूं, एक वो रख लूं, तो ये जो लाइन है ये वही लाइन है जो मेरे सारे टेंजेंसी का ज्वाइनिंग पॉइंट था। और जो सारे टेंजेंसीज के ज्वाइनिंग पॉइंट्स होते हैं वो ऑलवेज आपको गारंटी देते हैं कि आप हमेशा खुश रहोगे, आपको हमेशा क्या मिलेगा? बेटर ऑप्शन। बिकॉज यू ऑल बेसिकली आप कहां पर हो? आप एक टेंजेंसी पर हो, आपके वहां पे फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और कहीं ना कहीं हम लोग इसको इक्वेशन ऑफ एक्सपेंशन लाइन कहते हैं और एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं। सो समहाउ दिस इज गारंटी हमेशा वही मिलती है जहां पे हमारी टेंडेंसी सेटिस्फाई हो रही हो। समझ आ गई मेरी बात? ये आफ्टर कंज्यूमर थ्योरी है, यानी ऑप्टिमाइजेशन के बाद का डिस्कशन है ये, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई? मैंने यहाँ से एग्जाम्पल दिया है आपको। अरे भाई मैं बता तो रहा हूँ, सिर्फ इस वाली लाइन को उठा लो, या लगा दिया, और इनमें से इस वाली बड़ी लाइन को उठा लो, कोई एक एग्जाम्पल आईसी हटा दो। चाहते हो अभी मैं आगे का डायग्राम बनाऊंगा, आगे मैं वहां पे एक आईसी बना दूंगा यहाँ पर, बट अभी क्यों नहीं बना रहा? तो डायग्राम हौश पौश हो जाएगा, मतलब मेरी जो बात समझाना चाहता हूँ खराब हो जाएगी, है ना? एक एक करके स्टेप बढ़ेंगे, इसलिए मैंने आईसी को इन्वॉल्व नहीं करा है। मैक्सिमम यूटिलिटी होगी। इफ वी हैव अदर देन दिस, देन इसका मतलब अगर मुझे कोई दूसरा ऑप्शन देगा, मान लो मुझे ये वाला ऑप्शन देता है, ये वाला ऑप्शन देता है, ये वाला ऑप्शन देता है, ये कोई भी पॉइंट होता है, तो जस्ट आई एम ट्राइंग भाई इसी पॉइंट पर आ जाऊं मैं, दिस इज माय बेस्ट ऑप्शन, राइट? ऐसे करके, ठीक है? अभी सब आएगा, समझ में आएगा आपको। आपने ये लिखा था, अच्छा एक दो नोट लिखवा रहा हूं मैं आपको। अच्छा, इंडिफरेंस कर्व मैंने इंट्रोड्यूस नहीं करा है आपको, बट इंडिफरेंस कर्व का मैं नोट लिखवा देता हूं, फिर इसको इंट्रोड्यूस करूंगा मैं, ठीक है? लिख लो आप नोट 1। अ कंजम्पशन बंडल डज नॉट हैव टू, अ कंजम्पशन बंडल डज नॉट हैव टू, a consumption bundle does not have to guarantee a particular level, guarantee a particular level, guarantee a particular level of consumption, of consumption, to guarantee more consumption, to guarantee more consumption, to guarantee more consumption than a second bundle, than a second bundle, than a second bundle, ठीक है? फुल स्टॉप। नोट 2 लिखना, the slope of an IC indicates, the slope of the IC indicates, ध्यान रखना गाइस, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो मैंने बनाया है ना, अगर आपने नहीं बनाया, बना लिया है, तो साइड में एक ऐसा बना लो इंडिफरेंस कर्व वाला, क्योंकि मैं मिक्स करूंगा ना दोनों को, तो साइड में बना लो, जिससे कि वाला नोट कवर हो जाएगा। हाँ भाई ठीक है, नोट उसे है, मतलब ये साइड में बना लो, इसके साइड में फिर नोट लिख लो। मैं बोल रहा हूं, तो स्लोप ऑफ एन आईसी इंडिकेट द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू शिफ्ट, कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू शिफ्ट। रिपीट कर रहा हूं, द स्लोप ऑफ एन आईसी इंडिकेट द कंज्यूमर्स विलिंगनेस टू शिफ्ट, willingness to shift consumption from one state of nature to another, one state of nature to another। ठीक है, बात समझ में आ गई? छोटा सा नोट है यहाँ पर, बहुत ज्यादा बड़ी बात इसमें है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, बेसिकली टाइप्स ऑफ नेचर,
तीन तरह के नेचर होते हैं कंज्यूमर के। पहले ओरल सुनना, एक होता है रिस्क अवर्स, पहले सुनना लिखना मत, रिस्क अवर्स, एक होता है रिस्क लवर और एक होता है रिस्क न्यूट्रल। ठीक है, रिस्क अवर्स, रिस्क लवर और रिस्क न्यूट्रल। पहले इसके बारे में ओरल सुन लो आप लोग। देखो होता क्या है, रिस्क अवर्स पर्सन कौन होता है? ऐसा होता है कि मैं ना हमेशा दो तरह के बंडल्स की बात करूंगा, एक वो बंडल जो रिस्की बंडल है ना, और एक वो बंडल जो रिस्क लेस बंडल है। ठीक है, दो तरह के बंडल्स की मैं बात करूंगा, जो रिस्की बंडल है और जो रिस्क लेस बंडल है। ठीक है, अब अगर मैं रिस्क अवर्स हूं तो मैं डरपोक हूं। अगर ये कंफर्म है कि वाला रिस्क अवर्स तो मैं मतलब डरपोक है। यानी इसका मतलब होता है कि अगर मेरे को ऑप्शन मिल रहा है दोनों में से किसी एक को चूज करना है, देन आई एम बेसिकली ऑलवेज ट्राई टू कंज्यूम रिस्क लेस बंडल, जिसमें ना के बराबर रिस्क हो। इसी वजह से हम लोग क्या, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में मतलब इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, जीरो अमाउंट के लिए भी, मतलब बिल्कुल इनिशियल अमाउंट के लिए भी, बिकॉज नो डाउट वहां पे रिस्क है। और हमने यहाँ पे ऐसा होता है जैसे मैंने कहीं पर इन्वेस्ट करा, और इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली बात है नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है, तो मैं फायदा का नुकसान ज्यादा देखता हूँ, यानी मेरा फोकस नुकसान की तरफ ज्यादा होता है। रिस्क अवर। इसका उल्टा एक बंदा होता है रिस्क लवर, जो रिस्की बंडल को कंज्यूम करता है। ठीक है, जिन्हें आपने सुना होगा खतरों के खिलाड़ी। ठीक है, खतरों के खिलाड़ी होते हैं जो रिस्की बंडल कंज्यूम करते हैं। वो कहते हैं जी हमें ऑब्वियसली बातें पता है कि नुकसान होगा, लेकिन फायदा जब होगा तो मजे आ जाएंगे। जो लोग बेसिकली बड़े लेवल का सट्टा लगाते हैं, इंग्लिश में बोलो तो स्पेकुलेशन चलता है। एक होता है रिस्क न्यूट्रल, उसका मतलब क्या होता है? ही इज बेसिकली इंडिफरेंट, ही इज बेसिकली इंडिफरेंट। रिस्क हो या रिस्क ना हो, वो तो कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऐसा सोचो, मुकेश अंबानी का बच्चा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, हो गया नुकसान तो क्या है, हो गया। नहीं नुकसान हुआ तो क्या हुआ, इतने तो मेरे पापा दे देते मुझे खर्चे के लिए रोज के। नहीं, रिस्क लेने के लिए बात है फील क्या कर रहा है वो, मैं फील क्या कर रहा हूँ उस चीज को। ठीक है, अब तुम लोग मान लो एमए इकोनॉमी में साथ में स्टडी कर रहे हो, तो जो आपने रिस्क लिया है, अब आपको पता है हाँ यार मेहनत तो है, और नहीं का भी ऑप्शन है, नहीं का भी ऑप्शन है। लेकिन अगर हो गया ना तो बहुत ही मजे आ जाएंगे। मतलब नहीं का क्या होगा, नहीं होता कोई नहीं, एक क्लास की फीस ही गई मान लो, लेकिन उसको भी अब ऐसा समझ सकते हो यार नॉलेज तो मिल गई। बट अगर नॉलेज की वैल्यू नहीं है, अभी सिर्फ मॉनेटरी वैल्यू है, तो ठीक है नुकसान हो गया। लेकिन अगर हो गया तो वो जो फीस है ना, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कम से कम 1-1.5 लाख रुपए मंथली की इनकम होगी आपकी, 1/4 भी नहीं है फीस। यानी 15 दिन की फीस, वो 15 दिन की इनकम और साल की फीस। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने रिस्क ली, आपने पिछले रिस्क ले रहे हो। ठीक है, आप लोग अभी यहाँ पे कौन हो, रिस्क लवर। रिस्क लेस क्या था, नॉट टू ज्वाइन, नॉट टू स्टडी। और रिस्की क्या है कि भाई आप पढ़ना स्टार्ट कर दिया, टाइम भी खर्च हो रहा है, पैसा भी खर्च हो रहा है, जिसका आउटकम यस और नो में दोनों में हो सकता है। और तुम्हारा तो इतना बुरा हाल है ही नहीं, यूपीएससी वालों को तो बहुत ही बुरा हाल होता है, सिविल सर्विसेज वालों का। उनकी फीस 2-2.5 लाख रुपए होती है फीस, है ना, 2.5 लाख रुपए फीस होती है, और कम से कम 3 से 4 साल होते हैं उनकी जिंदगी के, और बाद में आउटकम निकलता है नो। 3 से 4 साल बाद पता लगता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, 3 से 4 साल गए और 2 से 2.5 लाख रुपए गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिस्की बंडल चूज करो, इट मीन कौन हो आप लोग, रिस्क लवर हो। ठीक है, और जो मेरे फ्रेंड्स थे कॉलेज के, ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में देता हूँ, वो थे जिन्होंने क्लास ज्वाइन नहीं करी। क्लास नहीं ज्वाइन करने का मतलब पढ़े नहीं, मैंने कहने का मतलब ये पढ़ाई नहीं करी है, बट क्या वो एग्जाम में देने नहीं जाएंगे? 50% आपको पेपर वाले दिन दिखेंगे, बढ़िया करके देखेंगे विद गंदी सी स्माइल, है ना, बढ़िया करके दिखेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, वो जा रहे, तो वो कौन थे, रिस्क अवर्स थे। उनको डर था, उनको ये डर था यार हमारा नहीं हुआ तो वहां नुकसान हो जाएगा। कौन सा, ये वाला कोचिंग फीस का और ये वाला पढ़ने का पूरे साल का, उनको वो डर था। बट वो वहां पे गए हैं, ठीक है, उन्हें पता नहीं होना पेपर देने को, उनके तुम फेस इंप्रेशन देख लेना, खुद बना रहे ऐसे देने आ गए, और बकायदा तिलक लगा हुआ होगा। नहीं, रिस्क अवर्स है वो, उनको पता नहीं होगा, समझे नहीं आप।
आपने टाइम लगाए हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आप इस लवर हो, राइट। आपको पता है कि इफ यू बेसिकली इन्वेस्ट 1 ईयर विथ 45,000, है ना, देन योर बेनिफिट विल बी मोर देन दिस, राइट। इससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट होगा। आपके वाले फ्रेंड्स जिन्होंने कोचिंग भी ज्वाइन कर ली है, वो क्लास में भी नहीं आ रहे, मेरे ऑनलाइन बच्चे काफी सारे हैं, क्लास में भी आ रहे हैं, और पेपर सिलेक्शन नहीं भी हो चलेगा, ठीक है। वो होते हैं न्यूट्रल, देयर इनडिफरेंट, स्टडी और नॉट स्टडी। उन्हें पढ़ के भी नहीं होना और बगैर पढ़े भी नहीं होना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं इसको रफ कर रहा हूँ, हेडिंग लिख ली था आपने, रिस्क अवर्स, एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख लो इसके लिए। हाँ, अब लिख लो तीनों चीजें, अवर, लवर और न्यूट्रल। क्या इसका? हाँ, मैंने आपको 2 नोट लिखवाए। पहला नोट क्या शो करता है? पहला नोट आपको ये शो कर रहा है कि बेसिकली आपके मान लो जैसे कंजम्पशन बंडल है और वो गारंटीड है, ठीक है, तो वो आपको विदाउट गारंटी वाले से बेटर यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, बेटर बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और दूसरा वाला जो है, जो इंडिफरेंस कर्व है, वो इंडिफरेंस कर्व आपका ये शो करता है कि आप कंज्यूमर की विलिंगनेस कितनी है टू शिफ्ट। पहले हम लोग यहाँ पे एक्सिस पे क्या लेते थे? कमोडिटीज एक्स एंड वाई। आज हम कमोडिटी नहीं लेंगे, आज हम लोग ऑप्शंस लेंगे, ठीक है। या छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल, तो मान लो मैं एक किसान हूं, खेती बाड़ी करता हूं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, मतलब मेरे पास के मेरे मतलब मुझे 2 स्टेट ऑफ नेचर फेस करने हैं, एक बारिश और एक सूखा। मुझे वो 2 स्टेट ऑफ नेचर फेस करने हैं, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव नहीं होगा, अब यहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर होगा। देन पॉइंट क्या है, मैं कितना चीजों को शिफ्ट कर सकता हूँ, वही फिर इंश्योरेंस की इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी, इसलिए उसको मैं रोक रहा हूँ, ठीक है, इंश्योरेंस वाली बात को। ओके, यस, नहीं बजलाइन से नहीं, मतलब कितना उधर की तरफ जा रहा है। मान लो एक्सिस पे एक जगह सूखा, एक जगह, मतलब वही ह्यूरिकेन एंड सनी डे, ह्यूरिकेन डे और सनी डे, ठीक है। तो कितना बेनिफिट्स मुझे हो रहे हैं दोनों एक्सिस पर। पहले कॉमोडिटी होती थी, अभी बेनिफिट्स आ जाएंगे, नुकसान और फायदा, ठीक है। या एग्जांपल, मेरा गोडाउन है, फायर और नो फायर, आग लग भी सकती है और आग नहीं भी लग सकती है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ इंश्योरेंस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या है, कितना आसान है मेरे लिए शिफ्ट करना, फायर से नो फायर की तरफ, नो फायर से फायर की तरफ। अब बोलो सर ये तो क्या ये डिस्कशन, ये तो कंफर्म है नो फायर चूज करेगा? नहीं, वो तो चूज यही करेगा नो फायर, बट इकोनॉमिक बट नेचर तो ऐसे नहीं होता ना, स्टेट ऑफ नेचर की तो बात कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी हो सकता है। देन उसके बाद में ये कि अगर उसका फायर हो, मतलब आग लग जाती है, देन फिर उसको सोचना पड़ेगा उसको बेनिफिट कैसे बैलेंस करना है बाय इंश्योरेंस, है ना, क्लियर। लेकिन रिस्क अवर्स में अ पर्सन इज रिस्क अवर्स if he or she choose risk less bundle to a risky bundle, risk less bundle with a risky bundle, risk less bundle नहीं, विदा नहीं है, risk less bundle to a risky bundle with the same level of expected consumption, with the same level of expected consumption, with the same level of expected consumption, comma he prefers the, अच्छा नहीं कॉमा नहीं, फुल स्टॉप, ठीक है। अच्छा, रिस्क अवर्जन वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो हम लोग पेपर में भी पास्ट क्वेश्चन में तो बहुत ज्यादा नहीं आए हुए, मैक्सिमम आपको पूरे डीएससी में पूछा है, आईएफए नहीं पूछा कभी भी। वो थोड़ा बहुत अगर पूछा हो तो थ्योरेटिकल में भी पूछ लिया, वो तो ऑटोमेटिक डिस्कस हो जाएगा। अगर हम टोटल सारी यूनिवर्सिटी के एक्सपेक्टेड पास क्वेश्चन की बात भी कर लेना, 10 से 15 से ज्यादा नहीं होंगे। वो एक 1.5 घंटा का काम है सारा, जब मैं पास से करा रहा हूँ तो मैं डिस्कस कर लूंगा।
ठीक है, रिस्क अवर्स ना अपना में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रिस्क अवर्स कभी कभी हम लोग डिग्री की बात करेंगे। जैसे मैंने बोला मैं डरपोक हूं, तो कितने लेवल का डरपोक हूं। ठीक है, लेवल ऑफ अवेयरनेस, ठीक है, अवर्जननेस लेवल, ठीक है, उसकी बात भी करेंगे। बेसिकली मैंने डायग्रामेटिकली ये बात करी थी आप लोगों से, दिस इज माई एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन विच इज कॉन्स्टेंट, दिस इज माई गारंटेड लाइन, ठीक है, एंड दिस इज माई इंडिफरेंस कर्व। अब वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी बात करी थी आप लोगों से। मैं एक्सिस पे कुछ नहीं ले रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मैं कंज्यूमर थ्योरी के बेसिस पे बात करूंगा तो फिर एक्स वाई लूंगा तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अभी ध्यान मत दो इन सब चीजों को, एक्सिस पर क्या है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली दिस इज द पॉइंट जहां पे टेंडेंसी आ रही है गाइस। दिस इज नो डाउट, अगर हम कंज्यूमर थ्योरी के बेसिस पे बात करें तो दिस इज द बजट लाइन एंड दिस इज द इंडिफरेंस कर्व, दिस इज द टेंडेंसी, है ना, और दिस इज द एक्सपेंशन पाथ। प्रैक्टिकल बात समझ में आ गया आप लोगों को। कंज्यूमर थ्योरी के ये टर्म्स हैं, ये जो लाइन है जो गारंटेड लाइन होती है उसे एक्सपेंशन पाथ बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व जो दोनों जगह सेम है इसे बजट लाइन बोलते हैं, और आज यहाँ पे कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है, कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन बोल रहे हैं हम लोग। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो अगर आपको समझना है। अगर आपने इसको यहाँ पे एक्स और वाई भी लेते हो तो वो भी तो वही रिप्रेजेंट करता है कंजम्पशन ऑफ एक्स, कंजम्पशन वाई, वो भी तो उसी बात को रिप्रेजेंट करता है, कंजम्पशन ऑफ एक्स एंड कंजम्पशन ऑफ वाई। बट मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा, आपकी कंफ्यूजन हो जाएगी ज्यादा। And now this is the point A and here is point B. We have 2 points A and B, right? Then simple the concept है, which one is better point for me, A or B? A or B? A no doubt, because ऐसे नहीं कि A बहुत अच्छा है, नहीं, वो इसलिए क्योंकि जो B है ना वो हाईली वेरिएबल है, वो हाईली वेरिएबल है, और जितना मैं टूवर्ड इधर जाऊंगा या अवे फ्रॉम दिस पॉइंट जाऊंगा तो वेरिएबिलिटी बढ़ेगी। भाई आप खुद सोचो ना, क्यों ये मेरा बेस्ट पॉइंट होता है, वाई टेंडेंसी द ऑप्टिमम पॉइंट, मतलब क्यों ऑप्टिमम टेंडेंसी पर रहती है, क्योंकि मुझे मैक्सिमाइजेशन मेरा वहीं पर ही होगा, चीजों का बेनिफिट मेरे वहीं बेटर रहेंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट कि मैं ऑलवेज चूज ए पॉइंट एज वी कंपेयर इट विद बी, ठीक है। एंड अरे एक तो नहीं, आप इसको कंज्यूमर थ्योरी से कनेक्ट कर लो सीधा सीधा। जो पॉइंट टेंजेंसी पे होगा, दो पॉइंट्स आर वेरी बेसिकली बेस्ट और हाईएस्ट यूटिलिटी प्रोवाइड करने वाले पॉइंट्स होंगे वो, बस इसी चीज को दिमाग में रख लो आप कहते नहीं सर मैं अगर एक काम नहीं करता हूँ, मैं एक आईसी और बना लेता हूँ, ये वाला बना लो, अब आईसी एक आईसी और बना लो, ये वाला मान लो आपने वाला आईसी बना लो जो इस पे मतलब इस वाले आईसी पे तो हायर आईसी तो मिल रहा है, गारंटेड भी मिल रहा है, लेकिन मेरी बजट क्रॉस हो रहा है वहां पे, तो कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन नहीं मैच नहीं हो रही है ना मेरी, भाई इनडायरेक्टली मेरा बजट मैच नहीं हो रहा। वो बात तो अलग है कि हाँ मुझे अगर कोई मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ कपड़े की दुकान पे, तो मॉल में ये भी देख लो वो भी देख लो, सारी चीजें रखी हुई सामने, बट बेटर ऑप्शन मेरा बजट होता है, ठीक है। मोस्टली हम लोग मॉल से क्यों खाली आते हैं, क्योंकि वहां पे बजट की बात आ जाती है। और अगर हम लोग थोड़े से समझदार हैं, हम लोग थोड़े से रैशनल हैं, तो हमें पता है कि वो जो चीजें बेच रहे हैं उनकी दिल्ली में एक्चुअल मार्केट्स कहां पर है, आधे से आधे कम दाम, आधे दामों में। प्रैक्टिकल बातें पता है हम लोगों को, सो जस्ट हम लोग हमेशा बजट के अंदर रहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अच्छा, ध्यान देना, रिस्क अवर्स इंडिविजुअल जो होगा ना वो किसी भी कीमत पे रिस्क को अवॉइड नहीं करेगा, ठीक है, एट ऑल कॉस्ट he never avoid the risk। नहीं, अब डरपोक होता है वो, तो वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने क्या बोला, रिस्क को अवॉइड कर रहा है, इसका मतलब वो रिस्क लेस बंडल की तरफ जा रहा है। समझ कह रहा हूं मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं अगर रिस्क को अवॉइड करना चाहता हूं देन आई एम ऑलवेज ट्राई टू बेसिकली कंज्यूम रिस्क लेस बंडल, ठीक है, रिस्क लेस बंडल कंज्यूम करूंगा मैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अब अगर हम जस्ट ऐसा मान लें, अगर हम लोग मान लें कि पर्सन
इन केस मान लो मैं ये ट्राई करूंगा कि रिस्क लेस बंडल लूं, और गलती से, क्या आपको लगता है कि हम जिंदगी भर रिस्क लेस बंडल की तरफ रह सकते हैं? प्रैक्टिकली रिस्क तो होता ही है। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि रिस्क अवर्स पर्सन कभी रिस्क नहीं लेगा, वो रिस्क लेगा तो जरूर, लेकिन पॉइंट क्या होगा, उसका बेसिकली डीमोटिवेशन जाएगा वहां पर, एंड वो हमेशा खुद को सिक्योर करना ज्यादा पसंद करेगा, सिक्योर करना। और जो हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं ना, अब मुझे एक बात बताओ, प्रैक्टिकल से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। हम पहले मान लो मोबाइल फोन लेते थे, पहले छोटे वाले फोन जो आते थे कीपैड वाले, या आपके सीनियर लोगों ने लिए होंगे आपके घर में बड़े ने, उनके इंश्योरेंस नहीं होते थे। या फिर मैं अगर कोई MI का रेडमी का फोन ले रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, वो 10-12 हजार तक की रेंज का, इंश्योरेंस नहीं करवाते उसका, ठीक है। और आईफोन का 1-1.5 लाख वाला फोन, हम ऑप्शन पूछते भाई इंश्योरेंस का ऑप्शन है, ठीक है, हम इंश्योरेंस क्यों करवा रहे हैं? हम रिस्क अवर्स तो है, क्योंकि इंश्योरेंस तो रिस्क अवर्स कंफर्म करवाएगा, क्योंकि वो रिस्क की बंडल कंज्यूम करेगा, उसका ऑप्शन होगा रिस्क लेस। और ध्यान रखना, अगर वो रिस्क की बंडल कंज्यूम कर रहा है विद इंश्योरेंस, इसका मतलब कहां पर है? रिस्क लेस वाली चीजों पर है ना, वो रिस्क लेस की तरफ जा रहा है। क्यों? मैंने मान लो कार खरीदी और मुझे डर लगता है कि कोई चुराना ले, मुझे डर लगता है कोई चुराना ले, क्योंकि चोरी होना संभव है, ठीक है, मैं उसका निशान ले लूंगा, तो रिस्क कम हो सकता है, लेकिन डरपोक में तब भी हूं, ठीक है, अवर्स में तब भी हूं। ऑप्शन पहले वो रिस्क लेस को चूज करेगा, बट उससे जीवन नहीं चलेगा ना, ऐसा तो फिर। और दूसरी बात क्या होती है, जनरली आपको पता है कि कोई भी व्हीकल विदाउट इंश्योरेंस कंपनी से बाहर नहीं निकल सकता। अब चाहे कितने भी बिल गेट्स फैमिली से बिलोंग करते हो, नहीं निकल सकता। क्यों? मल्टीपल रीजन है इस चीज के, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है, रिस्क अवर्स सभी होते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज में हम लोग अब इंश्योरेंस की बात नहीं करते हम लोग, छोटा इंश्योरेंस को दूर रख रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी हम लोग एक कंसेप्ट लेकर आते हैं रिस्क प्रीमियम। मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मैं अगर अपने नुकसान फायदे को कन्वर्ट कर लूं एक्सपेक्टेड वैल्यूज में, मैं कहता हूं मेरे को नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, ठीक है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे आप लोग हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप 1 ईयर विथ 40,000 फीस वो देखते हो, और आफ्टर सिलेक्शन दिस अमाउंट तो गया, पहला अमाउंट तो गया, लेकिन उसके बेनिफिट भी आ रहा है, राइट। तो बेनिफिट माइनस दिस कॉस्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्शन, एंड द बेनिफिट इज 0 इंटू बेसिकली बेनिफिट 0 माइनस का व्हाट गाइस, द कॉस्ट विच यू फेस इन दिस टाइम, राइट। तो एक आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। हाँ, मिल जाएगा मतलब उसको हम फेस कर लेंगे, मतलब क्वेश्चन आता है फाइंड द रिस्क प्रीमियम, ठीक है, तो वो जो गैप होगा ना वो रिस्क प्रीमियम होगा, ठीक है। अब जरा समझ लो, मैं छोटा सा न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने वाला डायग्राम बनाया था आपके लिए, दिस वन डायग्राम, ठीक है, वो कहां ये रहा, मैंने आपके लिए मैं इसको जरा दोबारा से बनाता हूं डायग्राम को आपके लिए, ठीक है। और दिस इज माय कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन, दिस इज माय गारंटीड लाइन, ठीक है। ये मेरा एक इंडिफरेंस कर्व हो गया, इंडिफरेंस कर्व ए, या 1 मान लो, इंडिफरेंस IC1, ठीक है। और एक मान लो ये IC2। तो अब सोचो, मेरे लिए बेस्ट पॉइंट ये वाला है, ठीक है, बेस्ट पॉइंट मेरे लिए ये वाला है, मेरा बजट इतना आ रहा है, लेकिन मैं कभी कभी क्या करूंगा, डर के मारे मैं कभी कभी लोअर की तरफ जाऊंगा, इनकेस अगर मैं IC2 पर हूं, ठीक है, IC2 पर हूं। अच्छा ये बताना, इस IC2 पर कोई भी पॉइंट हो वो हमेशा सेम यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा मुझे ऑलवेज, ठीक है। अब अगर वो वाला पॉइंट ये हो गया, अगर वो वाला पॉइंट ये वाला हो गया, तो मुझे सेम यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब तो मैं क्योंकि मैं रिस्क अवर्स हूं, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, ये और ये,
और ऑब्वियस बात है हम लोग कभी कभी ज्यादा खर्च नहीं करते चीजों को, या कभी कभी ज्यादा, आप खुद सोचो क्वांटिटी चेंजेस है, कभी कोई ज्यादा खर्चा नहीं करते, कभी कोई ज्यादा कंज्यूम नहीं करते, क्योंकि हम लोग रिस्क अवर्स होते हैं। मान लो मैं इधर हूं, मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इधर हूं, ठीक है, मैं इधर हूं और मुझे किसी ने बोला कि यार अगर तुम इधर होते ना, पहले तुम इधर हो और तुम अगर इधर होते ना तो तुम्हें बेस्ट ऑप्शन मिलता, लेकिन मैं बाय मिस्टेक इधर आ गया, गलती से क्यों इधर आ गया, क्योंकि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो अगर मुझे अब वहां इसी पॉइंट पर आना है, अब मुझे अगर इसी पॉइंट पर आना है तो मुझे कुछ ना कुछ फेस करना पड़ेगा डिफरेंस को, और दिस डिफरेंस नोन एज रिस्क प्रीमियम। मैं इसका न्यूमेरिकल व्यू डिस्कस करूंगा आपसे, ना न्यूमेरिकल, और साथ साथ ये आपको बेसिक्स में पढ़ोगे तो ज्यादा समझ में आएगा चीजें। ये चीज होता है गैप ऑफ रिस्क प्रीमियम, मतलब अगर मैं इधर हूं, ठीक है, वट एवर द क्वांटिटी, पर मेरी क्वांटिटी इधर है और मुझे अगर इधर आना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इधर आने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हो, मुझे अगर इस यूटिलिटी पर के इस वाली यूटिलिटी पर आना है तो कुछ तो एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। बजट लाइन तो जुवाली है ना ब्रदर, है ना, जुवाली बजट लाइन है ना हमारी तो, ठीक है। और मैं बाय मिस्टेक, क्योंकि मैं इनवर्ड हूं, अच्छा बजट लाइन तुम यूज कर रहे हो वर्ड, मैंने यूज नहीं करा बजट लाइन, मैंने भी समझाने के पॉइंट से एग्जांपल लिया है, इस चीज को गलत मत करना। क्यों, अभी तुम बातों में मुझसे बजट लाइन बोल रहे हो, ठीक है, और फिर मैं अपना डिस्कशन करूंगा, तुम बजट लाइन की प्रॉपर्टी को उठा के ले आओगे, फिर नहीं, ठीक है। वो मैंने एग्जांपल दिया था, उसका एग्जांपल को मत डिस्कस करना यहाँ पर, तो मैंने संतुष्टि के लिए दिया मैंने एग्जांपल उठे। हाँ बोलो बोलो। आ रहा है बिल्कुल, नहीं मिनिमाइज का और ये नहीं करना पड़ना नहीं है, नहीं तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, दो आईसी आ गए ना, एक ऐसी है, ये आईसी अलग है, ये आईसी अलग है। मेरी मर्जी होती मैं कहीं भी रह सकता हूँ भाई, अप टू दैट इनकम, मेरी इनकम अगर 100 रुपीज है तो मैं अप टू दैट इनकम कहीं भी हो सकता हूँ। एक मिनट यार, क्यों तुम 2-4 टॉपिक मिक्स कर रहे हो, 2-4 टॉपिक मिक्स मत करो, एक उसका डाउट। ब्रदर सुनो, आप ऐसा देखना, दिस इज माय बजट कंस्ट्रेंट, और मैं अगर इस एरिया में कहीं पर भी हूं, दिस इज माय ऑप्शन, वो बात अलग है कि मैं बेस्ट ऑप्शन की तरफ होऊंगा, लेकिन क्या मेरे पास ये वाला ऑप्शन नहीं है, फीजिबल रीजन ये वाला नहीं है ना, और क्या मैं यहाँ पे नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल हो सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मैंने बाय मिस्टेक कंजम्पशन कर ली, क्यों, क्योंकि मैं अवर्स था, डर रहा था चीजों को लेकर, मैं क्यों कम कंजम्पशन करूंगा, मैं चीजों को कम खरीदूंगा, स्टॉक कम खरीद रहा हूं मैं, स्टॉक मार्केट के अंदर कम इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं, कम चीजों खरीद डरता हूं, किसी ने मुझे समझाया जब तुम इतना रिस्क ले रहे हो थोड़ा सा और ले लो रिस्क, कि कितना खर्च होगा, इतना तो और खर्च होगा तुम्हारा, इतना तो और एक्सपेंसिव लगेंगे, खर्चे होंगे, इतना एक्सपेंस होगा, कम से कम तुम्हें बेस्ट पॉइंट तो मिल जाएगा, तो वो चीज है, ठीक है। थियोरेटिकल डिस्कशन चल रहा है, मेरी बात में आ गई आपको, बिल्कुल। गिवन दैट, नहीं क्या कहना चाह रहे हो, इसकी बात करिए, इस लाइन की बात कर रहे हो, तुमने सेम यूटिलिटी बोली और एक्सपेंशन पाथ बोला, तो दो वर्ड तुमने अलग अलग वाले साथ बोल दिए, इसलिए बोल रहा हूं जब डाउट आता तो तुम पहले देख ले पूछने में क्या, अब उन्हें रिव्यू प्रेफरेंस बोल दिया, नहीं वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, वो पता है क्यों, डाउट को भी होल्ड रखो, पहले चीजों को होने दो, ठीक है, इतनी बात होगी, ठीक है जी। नाउ दिस गैप इज नोन एज रिस्क प्रीमियम। अभी मैं ये कह रहा हूं आपसे, चलो मैं एक डायग्राम को मिटाता हूं, कभी कभी क्या होता है, मुझे मैं बता देता हूँ, नहीं मैं आपकी बात नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये बच्चे ऑनलाइन भी वीडियो देखेंगे और देख भी रहे हैं, थोड़ा आप सबको बता देता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे होते हैं और जब हमारे मन में होता है तो डाउट डिस्कस करते हैं, ठीक है, एक
ट्राई ये करा करो, जब मैं कह दूं ना कि टॉपिक हो गया, हाँ भाई डन है, उसके बाद डाउट पूछो। मैंने बात बोली आदि, और गिवन दैट अभी आपने रिवीजन नहीं करा चीजों का, है ना, और गिवन दैट अभी आपने बेसिक वीडियो में देखी, गिवन दैट अभी आपने नोट्स नहीं पढ़े बेसिक वाले। तो अब जब हम काफी चीजों से लैग चल रहे हैं, तो एक बार मैं बोल दूं कि टॉपिक हो गया, फिर मैं आपको बोल दूंगा कि बेटा वहां से नोट्स को पढ़ लेना, फिर मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि बेटा डाउट पूछो, देन पूछना तो मजा आएगा। उससे क्या होता है, जो दूसरे बच्चे समझ रहे होते हैं ना, वो भी परेशान हो जाते हैं, यार पता नहीं क्या डिस्कशन हो रहा है। अब मैं आपको शॉर्ट में चीज बता देता हूं, मैं ये कह रहा हूं आपको, दिस इज माई एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन गौतम, ठीक है, दिस इज माई गारंटेड लाइन, ये मेरा इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि इस बेस्ट पॉइंट तक आने के लिए अगर मुझे रिस्क प्रीमियम भी फेस करना पड़े, मैं फेस करूंगा। दिस इज द ओनली कंसेप्ट, दिस इज द ओनली लाइन, इसके अलावा कुछ है नहीं। यहां तक आने के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस होगा मैं करूंगा, और उस सेक्रीफाइस को हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। क्योंकि वो प्रीमियम पे किया जा रहा है रिस्क को खत्म करने के लिए, इसलिए उसे हम लोग रिस्क प्रीमियम कहते हैं। गॉट इट? ठीक है। अच्छा एक बात, दूसरी चीज, वो क्या होगा, वो हमेशा कंपेयर होगा इन दो वैल्यूज से, ठीक है, इन दो वैल्यूज से। क्यों? क्योंकि जब मैं यहां पर हूं, एक बात समझना, दिस इज द एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी वाला कंसेप्ट, ठीक है, एंड एक्सपेक्टेड कंजम्पशन वाला पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी पर भी आ रहा है और एक्सपेक्टेड कंजम्पशन पर भी आ रहा है। एंड व्हाट डू मीन बाय एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन का मतलब हो जाता है जब आप बेनिफिट और लॉस को और विद द प्रोबेबिलिटी उनको मिक्स कर देते हो, ठीक है। मैं अगर इधर हूं, इन केस में इधर हूं, और मुझे अगर इस वाले पॉइंट पर आना है, तो उसके लिए मुझे कुछ फेस करना पड़ेगा, उस वाली चीज को हम बोलेंगे रिस्क प्रीमियम, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? रिस्क प्रीमियम। इतनी भी बात है, और कोई किंतु परंतु नहीं है। जिसमें बेस्ट पॉइंट, दिस इज नॉट बेस्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन। तो इसका अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, ठीक है, और ये मेरी है यूटिलिटी, इसकी भी अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूंगा, समझो इस बात को, इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकलेगा वो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, इसका जो एक्सपेक्ट निकलेगा इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब मेरी इन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। उनका अगर मैं डिफरेंस कर दूंगा तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? रिस्क प्रीमियम। आसान बात है, आसान भाषा समझ में आ गई। चलिए जी, इसका मैं आपको छोटा सा न्यूमेरिकल करा देता हूँ, शायद चीजें क्लियर हो जाए आपको। छोटा सा न्यूमेरिकल, मान लो मेरे पास एक यूटिलिटी दे रखा है, यूटिलिटी इक्वल्स टू रूट एफ, ठीक है। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी अगर आप निकालते हो इसकी, तो क्या आएगी? 1/2 रूट एफ, ठीक है। जो एफ है वो बेसिकली फूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फूड को, ठीक है। और अब आप ऐसा सोचो, अब आप ऐसा सोचो, बेसिकली ये 1/2 रूट एफ है। क्या एफ कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या एफ कभी 0 हो सकता है? तो इट इज ऑलवेज मोर देन 1, तो समहाउ ये बेसिकली ये वैल्यू लेस देन 1 रहेगी, ठीक है। और चलो लेस देन 1 वाली बात भी आप अगर मान ले, चलो एक काम करते हैं, इसको नहीं डिस्कस करते अभी, कंफ्यूज करेगा आपको बेफालतू में, ठीक है। इतनी बात रखते हैं, समझ में आ गई। नाउ वी हैव बेसिकली 2 ऑप्शन, भाई हो सकता है सनी डे हो सकता है ह्यूरिकेन हो। हाँ, मैं वही चीज सोच रहा था, ठीक है। रूट एफ कंफ्यूज, रूट एफ बोल रहा था मैं, ठीक है। दीज आर दी बेसिकली ऑप्शन, एंड इन ऑप्शन की होने की प्रोबेबिलिटी होगी एक, ठीक है। एक यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी, मान लो 2/3 एंड 1/3, एंड आफ्टर दिस इनका एक आउटकम होगा। दिख रहा है वहां तक? हाँ दिख रहा है। आफ्टर दिस इनका एक आउटकम होगा, और आउटकम जस्ट एग्जांपल करो, ये 36 होगा और ये 81 होगा,
ठीक है, शुरू करने से बेटर थिंग फॉर अस, बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 1/3, ठीक है, और वो 2/3 है, राइट। तो वो सनी डे है, उसका आउटकम कम है। अब उसको जिस भाषा में आप समझ लो, ठीक है। मुझे यहाँ पे 3 चीजें निकालनी है बेसिकली। एक निकालना है एक्सपेक्टेड कंजम्पशन, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, और फिर निकालना है रिस्क प्रीमियम। मैं जब बस आपके इन तीनों का फॉर्मूले बता देता हूँ, काम डन है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड कंजम्पशन, एक्सपेक्टेड कंजम्पशन, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता ही है उसके बारे में, जस्ट मैं आपको बताता हूँ। दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, कुछ नहीं होता, बस इस चीज को ऐसा समझना, वी हैव बेसिकली 2 ऑप्शन। फॉर्मूला बेसिकली ऐसा आएगा, एक्सपेक्टेड कंजम्पशन इज व्हाट, फूड ऑफ सनी डे इनटू उसके होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे प्लस फूड ऑफ ह्यूरिकेन डे इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ह्यूरिकेन डे। ये हो गया एफ कितना है जी 36, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। वो कितना है जी 81, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 1/3। 6 आ गया जी, आई थिंक कैलकुलेट कर लो इसको, 72 डिवाइड बाय 3, इट्स 12 to the 24, है ना, 12/3 वो प्लस, अच्छा टोटल 51 आ रहा है ना। तो ये एक्सपेक्टेड कंजम्पशन आ गई, ठीक है। मैं अगर आपको एक चीज बता दूं, तो ये जो चीज है ना, हाँ ये जनरल फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। यहां जब मैं ये लाइन बना रहा था ना, ये जो लाइन की इक्वेशन है ना, वो यही है, जो लाइन की इक्वेशन है ना, कांस्टेंट एक्सपेक्टेड कंजम्पशन लाइन, वो यही इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है, तो दिस इज बेसिकली, आप इनको मान सकते हो जैसा भी आपको अमाउंट मानना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, आसान डिस्कशन कर रहे हैं, कोई टफ नहीं डिस्कशन है, ठीक है ब्रदर। अच्छा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें इसको डिस्कस करना है लिमिटेड लेवल पर, ठीक है। तो जस्ट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डिस्कस इन अ वेरी गुड मैनर, इसको बहुत हाई फाई डिस्कशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं मैं, ठीक है। तो इतना है कि हाँ, आपको टॉपिक पता लग जाए, आपको चीजें पता लग जाए, आपको 2-4 वो फॉर्मूले पता लग जाए, बस इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, उसके साथ में अब हमें यहाँ पे निकालना है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, अच्छा उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे इनटू यूटिलिटी विद द फंक्शन ऑफ एफ एफ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी डे विद इनटू द यूटिलिटी ऑफ एफ एफ। जब भी आई एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, तो ये ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये आया जी 2/3, और ये आया जी रूट में एफ एफ, ठीक है। और या ये क्या आया जी 1/3 एफ एच, 2/3 एफ एफ कितना था यहाँ पे, एफ एफ, हाँ 36। अरे वाह, बहुत इंटेलिजेंट। देखो अब समझ में आने की चीज है, क्योंकि शांति से सुनने हो पहले। अगर मैं ना, मतलब मैं आपको ऑप्शन देता, तो ये लिखते आप पूछते कि सर ये 36 कैसे आ गया, ये 81 कैसे, मतलब उसी पे डिस्कशन चल रहा होता अभी तक। पहले चीजों को होने देते हैं, फिर जब एंड होते हैं ना, पलक लग जाता, हाँ यार ठीक है, हो गई बातें। और ये था 81, तुमने आंसर बता दिया, क्या बताया, ठीक है, पक्का 7 है, चलो ठीक है, गलती नहीं आनी चाहिए ब्रदर। अच्छा मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं, ये इसका आंसर आ गया था एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब ये मैंने
ये बना लिए यूटिलिटी वाला, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग लेवल की, तो ये है फ्रेंड्स, आप ऐसा सोचो, ये जो लाइन थी इस पे हमने जो वाला पॉइंट निकाला था, मान लो जस्ट एग्जांपल, इस पे आ गया था हमारा कितना था 51, ठीक है। इस पे हमारा आया था 51 की एक्सपेक्टेड, यानी मेरे को एक्सपेक्टेड कंजम्पशन जो मिलेगा 51 मिलेगा। और आपको मैं चीज समझाना चाहता हूँ, दिस इज दिस 15, एम राइट हियर, है ना। अच्छा, अगर मैं लॉ के हिसाब से चलूं तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू दिस, तो जो एक्सपेक्टेड कंजम्पशन है ना, दिस एक्सपेक्टेड कंजम्पशन इज सेम एट ऑल पॉइंट। मैं सही कह रहा हूं, ये एक्सपेक्टेड कंजम्पशन गौतम हर पॉइंट पे सेम होगा। ये जो 51 आया है एक्सपेक्टेड कंजम्पशन है, जो कि इस लाइन की इक्वेशन थी, इज इक्वल टू जो आंसर आया वो हर पॉइंट पे सेम होगा, बिकॉज दिस इज एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब ही होता है सेम होना। तो वो अगर ये वाला पॉइंट हो जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है, क्योंकि वो उसका भी पॉइंट है। और ये वाला पॉइंट होगा तो मान लो मैंने इधर बोल दिया 51, मैंने बोला ना एक्सेस को कुछ नहीं लेना, क्योंकि हम ओवरऑल समझ रहे हैं चीजों को। तो दिस पॉइंट 51, मान लो ये ऐसे करके आ गया, ठीक है। अब मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं व्हाट इज द बेसिकली रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का मतलब ये रहा होगा कि अब देखो एक बात बताओ, जनरली आप एक बात सोचना, ये अब एक चीज सोचना इधर इंटरेस्टिंग लेवल की। मैंने ये निकाला है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, वो कितना आया था 7, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी आया था 7। अब अगर मैं ये चेक कर लूं कि अगर मैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंसी पे हूं, एक कंसेप्ट होता है, मैं आपको बता देता हूं, उसका नाम होता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंस। ये जो u इज इक्वल टू रूट एफ है, ये जो u इज इक्वल टू रूट एफ है, क्या ये शो कर रहा है कि ये इस वाले आईसी का, ये इस वाले आईसी का है? ये तो किसी भी आईसी का हो सकता है, कोई गलत बात तो है नहीं। तो अगर मैं जनरली मान लूं कि ये किसी का भी हो सकता है, तो मुझे यहाँ पे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एक वो चीज जो मुझे सर्टेन हो, एक होता है अनसर्टेन, अनसर्टेन था वो वैल्यू जो मुझे अभी मिल रहा था इन्फिनिटी, एक होता है सर्टेन जो मुझे फिक्स हो, ठीक है। नॉर्मली जो सर्टेन वैल्यू होती है ना, वो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के बराबर होती है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर हमसे कोई बोले, जैसे कोई बोले कि सॉल्व फॉर सर्टेन फूड अमाउंट, इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पे जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, वो बेसिकली एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के बराबर होता है, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के बराबर होता है, राइट हियर, ठीक है। और ये सर्टेनिटी, ये अब ये बताओ ये क्या था, ये सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, इसका मतलब हो गया कि मुझे हमेशा रूट एफ में रहना है। मुझे मतलब नहीं है आप मुझे एफ में क्या दे रहे हो, बट आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड टू स्टे इन द रूट एफ। इसका मतलब ये रूट एफ हो गया। और ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कितनी थी 7। अगर मैंने यहां से फूड निकाला कितना आ गया 41। दिस इज द अमाउंट ऑफ फूड विच इज द एक्चुअल विद सर्टेन, ये सर्टेन है इतना अमाउंट, ठीक है। और एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना है 51। अगर मान लो सर्टेन अमाउंट, तो वो ये वाली आईसी का हो सकता है। तो व्हाट इज द रिस्क प्रीमियम हियर? रिस्क प्रीमियम का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूं, रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ, ये आप कह सकते हो एक्सपेक्टेड कंजम्पशन माइनस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। इसको ऐसे लिख लो, एक्सपेक्टेड कंजम्पशन माइनस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। सो दिस इज 51 माइनस का 49। आसानी बात, मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को? और आप शायद पढ़ने का तरीका भी समझ गए। दिस इज द बेस्ट वे। सामने वालों को पहले करने दो, क्या वो परफॉर्मेंस करना चाहता है। मैं इधर को सुनो, 2-3 स्टेप क्लियर करके चलना। एक, मुझे हमेशा
एक्सपेक्टेड कंजम्पशन निकालना होगा जो शो करेगा मेरी हर इस वाली लाइन के हर पॉइंट को, और वो अगर हर इस वाली लाइन के हर पॉइंट को शो करेगा तो ऑब्वियसली बात इस वाले पॉइंट को भी शो करेगा। उसके अंदर 51 आ गया। उसके बाद में होती है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ये तो अच्छा एक चीज मैं आपको बार बार क्लियर करूंगा, वो जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी के अमाउंट ये दे रखे थे ना इन्होंने, ये 36 और 81, ये आपके बेस्ट पॉइंट तो थे ही नहीं, ये आपके बेस्ट पॉइंट थे 36 81। और अब क्योंकि अगर होते तो फिर हम प्रीमियम की बात ही क्यों कर रहे हैं, फिर हम काया को इधर आ रहे हैं बेस्ट पॉइंट पर, तो ये तो आपके पॉइंट वाले थे ही नहीं। ठीक है, अच्छा इसका मतलब ये वाले जो पॉइंट है ये उस आईसी के तो है ही नहीं जो आईसी मेरी बेस्ट पॉइंट पर आ रहा है। खत्म, समझे मेरी बात को? मैं ये कह रहा हूं ये जो अमाउंट है ना 36 और 81, these values are not the basically best values, ये मेरी बेस्ट वैल्यूज नहीं है, क्योंकि अगर होती तो फिर मैं प्रीमियम की बात ही कर रहा होता। अच्छा एक बात, दूसरी बात, ये कहां की है, ये इससे लोअर की है, क्योंकि मैं परेशान हूं यहाँ पर। अगर हेरिकन हो गया, सनी हो गया, तो अमाउंट बदल रहा है, कितना डिफरेंस है 81 और 36 में। इसका मतलब ये मेरे बेस्ट पॉइंट तो है ही नहीं, ये मेरे लोअर पॉइंट है, तो ये हमारे वाले आईसी के पॉइंट है। ठीक है, अच्छा इसके बेसिस पे मैंने क्या निकाल लिया, इसके बेसिस पे मैंने एक्सपेक्टेड यूटिलिटी निकाली विच इज 7, राइट। अब मुझसे बोला जाता है कि भाई तुम्हारी 7 आ गया, ठीक है। अब तुम अगर बेसिकली ये वाला अमाउंट लेना चाहते हो एक्सपेक्टेड कंजम्पशन वाला, क्योंकि एक्सपेक्टेड कंजम्पशन वो होती है यहाँ पे मैं मान के चलते हो डजंट मैटर यूटिलिटी, मुझे इतना अमाउंट हमेशा फिक्स चाहिए एक्सपेक्टेड कंजम्पशन। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, एक कंसेप्ट लाना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब होता है कुछ भी हो जाए, जैसे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब होता है एफ एस इक्वल टू एफ एच, दोनों सिचुएशन आर सेम। इफ यू पुट दिस वैल्यू, आपको बता देता हूं, अगर आप चाहते हो तो ऐसे निकाल सकते हो, एफ एच इक्वल टू एफ एस, ये एफ एच इक्वल टू एफ एच, तो क्या बन जाएगा ये 2/3 इंटू रूट एफ एच प्लस 1/3 इंटू रूट एफ एच, या सेम रूट एफ। अगर वो सेम है तो उसके हिसाब से आपका आंसर रूट एफ ही हमेशा आएगा। एंड दिस वैल्यू ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। द रीजन बिहाइंड, अब ऐसे सोचो, अगर ये मेरी लोअर वाली यूटिलिटी तो ये इसको यहां और यहां कट कर रही है, देन ये कहीं ना कहीं मुझे एक्सपेक्टेड कंजम्पशन का टेस्ट दे दिया गया है, और हमें बता दिया गया है कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि तुम कंज्यूम कर सकते हो वाला अमाउंट जो बेस्ट पॉइंट है, राइट। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें हम लोग सर्टेनिटी इक्विवेलेंसी निकालेंगे, 49 आएगा, एंड देन ये अमाउंट आगे इन दोनों डिफरेंस कर देंगे, दिस इज नोन एज रिस्क प्रीमियम। yes, सर्टेनिटी इक्विवेलेंसी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। ठीक है, बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को? बढ़िया से बिंदास से एक छोटा सा नोट लिख लेना, यहां पर एक छोटा सा नोट लिख लो यहां पर। सर्टेनिटी रूट एफ कैसे आया, चलो मैं इसको समझा देता हूं आपको। देखो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि हर चीज सर्टेन है, मतलब मुझे पहले से पता है कि जो एफ एफ और एफ एच है ना वो एफ के बराबर है, मुझे पहले से पता है जो एफ 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 एच है वो बराबर है, वो एफ के बराबर है। तो अगर मैं इसको याद रखूंगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट की वैल्यू, ठीक है, तो उसका आंसर ये वाला आएगा 2/3 रूट एफ प्लस 1/3 रूट एफ। आप सॉल्व कर लो, 3/3 रूट एफ इट्स रूट एफ। ठीक है, एक मिनट सर आ गया मैं।
हाँ जी, चलो वो एक भी सर आ गए थे, चलिए जी। हाँ, खुश, लेकिन डोंट वरी, फिर मंडे से आपकी 3-3 घंटे क्लास होंगी। हाँ, मंडे में क्लास होगी आपकी, मैं को पढ़ाऊंगा 3 to 6। नहीं, अरे मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। अब नहीं आएगी ना ज्यादा, थोड़ी थोड़ी लिखवा रहा हूँ मैं आपको। हाँ जी, लिखिए कॉलेज वालों की तरह। चलिए चलिए लिखिए, एक छोटा नोट लिखो, नोट लिखना, नोट नंबर 1। For a risk averse individual, for a risk averse individual, risk averse risk averse individual, comma, the certainty equivalent of a risky bundle, the certainty equivalent of a risky bundle is always less than is always less than expected consumption, is always less than expected consumption। अभी हम ओवरऑल में ये बात कर रहे थे बाहर, अभी थोड़ा सा भाई जो हम डेमो देते हैं फिर देखते हैं कन्वर्जन रेशियो कितना है। 90% के अराउंड कन्वर्जन रेशियो है, मतलब 10 लोग अगर डेमो लेते हैं तो 8-9 बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। तुम देखो, तुमने डेमो लिया, ज्वाइन कर लिया, तुमने देखोगे डे 1 और डे अब तक में 1 या 2 तुम्हें पुराने वाले लोग नहीं दिखे होंगे, बाकी सारे कॉमन ही दिख रहे हैं। तो वही डिस्कशन कर रहे थे, तो काफी पॉजिटिव चीज है। आफ्टर लॉकडाउन स्टूडेंट अगर आता है, पढ़ता है, तो अगर हाईली इंटरेस्टेड है चीज को करने में, देन वो फिर एक ट्रस्ट करके ज्वाइन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था हम लोगों के लिए डिस्कस करना। ऐसा नहीं कि हम 50-60 बच्चे आ रहे हैं और 10 ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी होता है। कुछ जगहों पे बच्चे भर के जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट होता है ना, पढ़ के गए, लेकिन एडमिशन सिर्फ 10% भी नहीं हुए, तो वो बहुत खराब चीज हो जाती है, फिर शक करने वाली बात हो जाती है ना, होता है, वो भी बात है। हाँ, वो भी बात है। तो मान लो मैंने 50 बच्चे डेमो में आए और एडमिशन 4-5 ने लिया, तो फिर तो खराब बात है, फिर तो बहुत कमी है मेरे में पढ़ाने में, मतलब मेरे में जो भी फैकल्टी है उसमें, ठीक है। तो वो चीज है, ये चीज तुम पे भी अप्लाई होती है, ये चीज तुम लोगों को भी अप्लाई होती है। स्टूडेंट, मान लो तुमने एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, पढ़ के दे रहे हो, 100 नंबर का पेपर है, 10-12 नंबर आ रहे हैं तो बहुत कमी हो रही है कहीं पर, और 90+ आ रहे हैं, तो फिर ठीक ठाक चीजें चल रही हैं, समझ रहे हो। ये सबके लिए होती हैं। एंट्रेंसेस दे रहे हो, अगर तुमने 10 यूनिवर्सिटीज का पेपर दिया था, 10 में से डीएससी नहीं हुआ, बट बाकी सारा हो गया, तो आप बहुत बुरे नहीं हो, अब बहुत बुरे बिल्कुल भी नहीं हो। डीएससी हो सकता है अगले साल, बट कहीं पर भी नहीं हुआ, तो भाई या तो शुरू से शुरू पढ़ो, फिर कुछ और ट्राई करो। तो ये सब चीज के लिए होता है। अच्छा, आप लिखिएगा बेटा, आपने क्या लिखा? द सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, आपने पहले पूरा लिख लिया था, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखना, रिस्क प्रीमियम इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपेक्टेड कंजम्पशन and the consumer certainty equivalent, ठीक है। नाउ गाइस, सेकंड पॉइंट लिखना आप लोग मेरे साथ में, रिस्क लवर। लिखो थ्योरेटिकल, इफ एन इंडिविजुअल comparing a risk less bundle, if an individual person comparing a risk less bundle to a risky bundle with the same level of expected consumption,
with the same level of expected consumption, then he prefers the risky bundle. Then he prefers the risky bundle, and he will voluntarily he will prefer the he will voluntarily accept higher variability. तो पता ना वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? अवे फ्रॉम द बेस्ट पॉइंट, उससे बाहर की तरफ जाना। ठीक है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे एक होता है स्पेकुलेशन स्टॉक मार्केट में, एक होता है स्पेकुलेशन अच्छा होता है, ठीक है, एक होता है सट्टा, एक होता है जुआ। फर्क हो गया दोनों में, नहीं तो एनर्जी में सेम है लेकिन एक्चुअल फर्क हो जाता है ना। तो मतलब आप कितनी लेवल के आप डिग्री वाले पर्सन हो, ठीक है। अच्छा, एक रिस्क न्यूट्रल के बारे में लिख लो। इफ अ पर्सन इज रिस्क न्यूट्रल, then he is indifferent between all bundles with the same level of expected consumption, right? Expected consumption। चलिए बेटा, हेडिंग लिखना आप इंश्योरेंस। मैंने कहा ना देखो ये टॉपिक आज ही में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस लिखो। बेसिकली इंश्योरेंस का मतलब आप समझ लीजिएगा, इंश्योरेंस का मतलब होता है कुछ को सिक्योर करना, ठीक है। अच्छा, अब जब इंश्योरेंस लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है इंश्योरेंस खरीदा जाता है, हम पॉलिसी होल्डर होते हैं, एक पॉलिसिस्ट होता है जो हमें बेचता है। अच्छा, उसका मतलब क्या होता है कि कोई कमोडिटी होती है कि कोई एसेट होती है जिसका हम इंश्योरेंस लेते हैं और उस इंश्योरेंस की वैल्यू लगती है, ठीक है। और ये कंफर्म होता है कि अगर वो एसेट नुकसान हो जाता है, चोरी हो जाए या आग लग जाए, एज पर दैट कोई भी लॉस होता है, तो आफ्टर लॉस वैल्यू क्या बचती है। जैसे मान लो कोई कहता है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या फिर गाड़ी में आग लग गई, एक्स वाई दैट, तो आफ्टर दैट इसका वैल्यू कितना बचा, कुछ ना कुछ तो बचेगा, राइट। तो फिर वहां पे क्या होता है, फिर इंश्योरेंस कंपनी रिकवरी करती है। अच्छा, वो भी रिकवरी ना दो तरह की होती है, एक होती है पार्शियल, एक होती है फुल। मतलब एक होती है पार्शियल और एक होती है बेसिकली फुल, ठीक है। अब पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है कि जितना मेरा लॉस हुआ मुझे मतलब सारा का सारा नहीं मिल रहा। जैसे ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि किसी की गाड़ी चोरी हो गई थी और किसी गाड़ी कुछ एक्सपायर्ड इशू हो गया था, तो इंश्योरेंस के पैसे मिल गए। और 99% केसेस में आपके कानून बात होगी कि पूरे पैसे नहीं आए, उन्होंने कुछ काट पीट के दिया। पूरे पैसे का मतलब हो जाता है कि मैंने जितनी की खरीदी थी, लेकिन वो लगाते हैं एट द टाइम की वैल्यू, ठीक है। शोरूम से निकलते की वैल्यू निकालते हैं वो लोग। मेरी नजर में तो मेरी गाड़ी 10 साल तक उतने की है जितनी की मैंने ली थी, लेकिन उनके हिसाब से वैल्यू। जैसे अभी कुछ टाइम पहले सच बात थी, मेरी एक बाइक चोरी हुई थी अपाची, ठीक है, और एक कार चोरी हुई थी, ठीक है। तो अरे यार ना छिड़को नमक जले ठीक है। तो वो हो गई थी, एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से थी। तो वो होती है सामान जो लेके जाने वाली गाड़ियां होती, इको टाइप वो होती, मतलब इन्वेस्टमेंट भी तो करते ना हम लोग कि भाई वो तो वैन हुआ करती थी, वैन, ठीक है। हाँ वो नहीं वैन, तो वो हो गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो जितनी की थी ना, आधे से तो थोड़े से ज्यादा पैसे आते इंश्योरेंस से, आधे से थोड़े से ज्यादा, है ना। हाँ वो 60-65% तक, उससे ज्यादा नहीं आए थे, ठीक है। क्योंकि उन्होंने और आए भी क्या थे, वो बेसिकली वो आ गए तो उनके अकॉर्डिंगली उसकी आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग, और 2-2.5 साल ही हुए तो उसका आए हुए, ठीक है। अंदर के तो बहुत अच्छी जगहों की पन्नियां भी नहीं उतरी थी उसकी, ऐसा होता है ना, हम लोग संभाल के रखते हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये वो पार्शियली इंश्योर्ड थी।
एक होती है फुल, में क्या होता है जितना लॉस होता है उतना 100% बेनिफिट होता है, ठीक है। अच्छा, जो प्रीमियम होता है इसके बेसिस पे इफेक्ट होता है। अगर हम लोग फुल इंश्योरेंस होते हैं तो प्रीमियम वैसा होता है, पार्शियल होता है तो प्रीमियम वैसा होता है, दोनों में फर्क रहता है। अच्छा, अब बात करते हैं मैं प्रीमियम की, ठीक है गाइस। देखो प्रीमियम जो होता है, दो बेसिकली प्रीमियम के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रीमियम हमारा फेयर प्रीमियम, ठीक है, एक होता है हमारा फेयर प्रीमियम। आपके हिसाब से फेयर प्रीमियम कौन सा होता है? फेयर प्रीमियम वो जो जो बेसिकली मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रीमियम पे बार्गेनिंग होती है, प्रीमियम पे बार्गेनिंग होती है। मतलब आप मान लो आपने कहीं मतलब इंश्योरेंस वाले पैसे ले रहे हैं आपसे, तो आप बार्गेन कर सकते हो, हाँ भैया मुझे इतना ज्यादा कम ऊपर जो भी होता है, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको और चीजें बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। अगर आप किसी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करा रहे हो और आपकी उम्र 25 साल से कम है, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हो रजिस्ट्री अमाउंट पर। 25 साल से ऊपर को तो फिक्स है, वो तो गवर्नमेंट फिक्स करेगी, ठीक है। उससे कम हो तो बार्गेनिंग कर सकते हो, क्योंकि मैंने करी है। एट द एज ऑफ 21 ईयर ओल्ड मैंने पहली प्रॉपर्टी ली थी, 21 साढ़े 21 साल की उम्र थी, ठीक है। हाँ, मतलब एक एज ग्रुप आ गया यहाँ पर, ठीक है, सीनियर सिटीजन और थोड़े से मतलब 25 साल से कम। 25 साल से कम मतलब वो मेच्योरिटी लेवल, ठीक है। तो वो चीज तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था यहाँ पे। एक होता है फेयर प्रीमियम जो बेटर होता है, एक होता है रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम मतलब मैं आपको बताता हूँ, जो सामने वाले मतलब सामने जो पॉलिसी से जो मुझसे पैसा ले रहा है उनके हिसाब से, ठीक है, और फेयर प्रीमियम दोनों के हिसाब से, ठीक है। बात समझ में आ गई? बेसिक बातें थी, ठीक है। 2-4 बातें बस इतनी सीधे पर लिख लो, खत्म बातें। इंश्योरेंस के लिए साथ इंश्योरेंस की हेडिंग लिख लीजिए आपने, लिखना इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिड्यूसेस, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिड्यूसेस द फाइनेंशियल लॉस एसोसिएटेड with some risky event like accident, death or illness, सेकंड पॉइंट में लिखना illness. Premium is the amount of money which the policy holder pays for the policy, and the benefits received by policy holder if a specific loss received by policy holder if a specific loss is occurred. If a specific loss is occurred. नीचे लिखना एक्चुअल में मतलब लिखना फेयर प्रीमियम। बेसिकली फेयर प्रीमियम डैश करके when the expected net payoff, ठीक है, फेयर प्रीमियम करके डैश करके लिखना फेयर प्रीमियम डैश when the expected net payoff from an insurance policy zero, मैं रिपीट कर रहा हूं, फेयर प्रीमियम वो होता है जहां पे नेट पे ऑफ क्या होता है, जीरो। कभी क्वेश्चन आ जाए पेपर में सॉल्व फॉर फेयर प्रीमियम, तो नेट पे ऑफ जीरो होगा। नेट पे ऑफ जीरो होने का मतलब ना तुम्हारा फायदा ना हमारा फायदा, वी आर बेसिकली इक्वल। मतलब उससे ज्यादा लेते हैं तो जो पॉलिसी सप्लायर है उसका फायदा, कम देते हैं अमाउंट तो हमारा फायदा। नेट पे ऑफ बेसिक फॉर्मूला होगा, मैं बता दूंगा अभी आप, ठीक है। जैसे आपने बोला नेट पे ऑफ की बात कर रहे हो, मैं नेट पे ऑफ बता देता हूं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को मेरी?
अच्छा, अब ऐसा होगा, मैम ने पूछा नेट पे ऑफ। देखो अगर मैं जनरली अपने पॉइंट से बात करूंगा, अगर मैं अपने पॉइंट से बात करूंगा एज एन कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, देखो ऐसा होता है, एक होती है प्रोबेबिलिटी, मैं पाई को डिनोट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी से, ठीक है, एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन लॉस इज अकर्ड, और 1 माइनस पाई व्हेन लॉस इज नॉट अकर्ड। एक टर्म होता है बी जिसे हम बेनिफिट्स के नाम से जानते हैं, और यहां पे एक आएगा प्रीमियम, ठीक है, एक यहां पे बेसिकली आएगा प्रीमियम, प्रीमियम को हम एम से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है जी, प्रीमियम को हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं। अब एक बात बताओ जनरली कंसेप्चुअली, मैं ये कह रहा हूं कि लॉस हो गया, ठीक है, मतलब लॉस हो गया, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पाई, है ना। अच्छा, उसका फिर पे ऑफ कितना होगा, पे ऑफ होगा, मान लो लॉस हो गया, ठीक है, अच्छा अगर लॉस हो गया तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, बी, भाई लॉस हुआ तभी तो मुझे इंश्योरेंस वाले पैसा देंगे, है ना, बेनिफिट देंगे। अच्छा क्या वो बेनिफिट मुझे फ्री में मिल जाएगा, उसके लिए मैंने क्या पे करा होगा, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे को 1 करोड़ का बेनिफिट हुआ है तो कम से कम 1 लाख का तो मैंने प्रीमियम दिया होगा, तो उसमें से हाँ गया, ठीक है, इसके तरह से समझना, लॉस होगा तो ही बेनिफिट मिलेगा, प्लस लॉस नहीं हुआ तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मेरी जेब से प्रीमियम तो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड पे ऑफ या नेट पे ऑफ, और ये नेट पे ऑफ कब बनेगा, जब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब ये तो नेट पे ऑफ आ गया हमारा, ठीक है, और इफ इट बिकम 0 तो इसके बाद जो आंसर आएगा प्रीमियम का उसे हम बोलेंगे फेयर प्रीमियम। तो मैंने इसको 0 रख दिया, तो इट्स पाई बी इसका पाई एम प्लस का नहीं माइनस का एम प्लस का एम पाई इक्वल्स टू 0। हाँ फेयर प्रीमियम आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया इससे, ठीक है, तो प्रीमियम इज इक्वल टू आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इनटू बेनिफिट। अच्छा अब तुम्हें ज्यादा समझ में आ रही हुई चीज है ना, क्योंकि वो शांति से बैठे हो, अरे वो तो बदलते रहेंगे अरे वो तो बदलते रहेंगे मेरे भाई, मतलब ऐसा थोड़ी है। नहीं ऐसा होता ना, एक लड़का था जिसका नाम था गुरविंदर, एक लड़की थी जिसका उसका नाम भी गुरविंदर था तो वो तो लड़ाई होने लगी ठीक है, तो ये तो हो जाएंगी चीजें यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है गाइस, मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। हाँ तो बस मतलब शॉर्ट का डिस्कशन था यहाँ पर, शॉर्ट में डिस्कशन बस इतना सा ही था कि ओरली सुनना ध्यान से, तो मैं ओरल बता रहा हूँ वही सब चीजें कि पार्शियल इंश्योरेंस एंड फुल इंश्योरेंस। अच्छा अब इसका रिमेनिंग अभी रिस्क वाला टॉपिक एंड अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक एंड याला, इनको फिर आप पोर्टल पे आप रहना अपडेटेड, ठीक है, पोर्टल पे अपडेटेड रहना, वहां से प्लीज करते रहना चीजों को, ठीक है। अभी कल आपका नया होमवर्क ऐड हो जाएगा, पुराना वाला रिमेन सेम। अच्छा एक काम करना, मैं सबको सिखा रहा हूँ कि आप ना रेगुलर स्टडीज करते रहोगे, उसको आपको याद रहेगा। आप ना कॉपी का जो भी कॉपी आप एक ना होमवर्क कॉपी बना लेना, ठीक है, मान लो ये आपकी होमवर्क कॉपी है तो थोड़ी सी ऐसी ही बनाना, मोटी सी बढ़िया सी, ठीक है, होमवर्क कॉपी है, ठीक है, उसके स्टार्टिंग में ना स्टार्टिंग के 3-4 पेज खाली छोड़ देना, और उसके स्टार्टिंग में ना लिखना वीकली होमवर्क वाला, तो जो मैं होमवर्क अपलोड करता जाऊं उसको लिखते रहना। मतलब मान लो मैंने अभी तक कुछ काफी ठीक ठाक कर दिया, कुछ 7-8 वीडियो डाल दी, एक इंटर मारते रहना और कुछ 8-10 पेज खाली छोड़ देना, ठीक है, हो गया। फिर ये तो तुमने लिख लिया होमवर्क के समीर सर ने ही होमवर्क दिया इस वीक, ठीक है, और पुराना ये था, तो मतलब पूरा सीक्वेंस चलेगा, फिर तुम पढ़ते पढ़ते टिक करते रहना,
क्योंकि ऐसा तो बेटा कभी भी नहीं होगा कि तुम किसी दिन लेके बैठो और ऐसा तो तुम चीजें भूलने लग जाओगे होमवर्क करने की। ठीक है, तो कॉपी पे लिख लेना या एक एक अलग से वो बना लेना, छोटी सी कॉपी पतली सी, उस पर मेरा वीक को होमवर्क लिखते रहो। होमवर्क मतलब ये वीकली होमवर्क, और फिर टिक करते रहो, क्योंकि मैं होमवर्क कभी अपलोड करता हूँ और आप पढ़ते कभी हो, तो अलग टाइमिंग समय पढ़ने की, होमवर्क करने की। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। मंडे क्लास होगी, मैक्रो पढ़ाऊंगा। ठीक है, रिस्क वाला टॉपिक इतना है, बाकी मैक्रो डिस्कस करूंगा कुछ 4-5 क्लासेस शुरुआत, बिल्कुल इनिशियल मतलब इनिशियल क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, और शुरुआत तो होगा बिल्कुल ही राइट 4-5 या 2 वीक मान लो, पहले वीक दूसरा वीक मैक्रो काफी कुछ खींच खांच दी, डिस्कशन हो गया, फिर मैं आपको टाइम दूंगा इन्हीं बीच में ना आप तो मैक्रो का पढ़ते रहना रिवीजन, साथ साथ फिर मैं आपको कंज्यूमर थ्योरी का सिलेबस दे दूंगा, क्या क्या टेस्ट में आएगा आपके। कंज्यूमर थ्योरी का टेस्ट होगा, ठीक है, टेस्ट के अंदर मैं क्वेश्चन रख दूंगा पास्ट ईयर्स के भी, फिर उससे फायदा क्या होगा, एक बार खुद भी अटेम्प्ट कर लोगे, फिर मैं भी करा दूंगा। ठीक है, चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।